हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। प्रीवियस क्लास में हमने 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 69 क्वेश्चन हम कर चुके थे एंड 70 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आज उसको सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रेन इज़ फॉलिंग vertically on the ground at speed 5√3 meter per second. If a man walks towards the east with speed 5 meter per second, he will feel the rain falling at what angle to the vertical. ये रेन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को। इसमें क्या है, रेन जो फॉलिंग हो रही है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड हो रही है। इसमें मान लो ये रेन फॉल कर रही है इस तरह से। ठीक है, ये रेन फॉल कर रही है 5√3 की स्पीड से मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया ऊपर नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। क्लियर, ये डायरेक्शंस तो आपको पता ही हैं। अब क्या हो रहा है, रेन जो है वर्टिकली ग्राउंड पे आ रही है, यानी कुछ इस तरह से आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में आएगी, ये नेगेटिव की तरह काम करेगा। और क्या बोला, मैन वॉक टुवार्ड्स द ईस्ट विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। जो मैन है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है। ठीक है, इधर चल रहा है, यानी कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। बारिश आ रही है ऐसे, मैन चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बारिश कुछ हमें इधर से आती हुई फील होगी। ठीक है, इधर से आती हुई फील होगी। तो ये एंगल हो गया थीटा और ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर है, 90 माइनस थीटा। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये लिखा हुआ है, ही विल फील द रेन फॉलिंग एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ ये किस एंगल पे रेन को फील कर रहा होगा, तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखो रिजल्टेंट तो हमें यहाँ मिलेगा, इसको इस तरह से कर लो। तो ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू y/x। यहाँ पे y जो है ये वाला है कंपोनेंट, यानी कि आपका 5√3 और x क्या हो गया दिस वन। ये कितना गिवन है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था ना, तो इसके अपोजिट में कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो ये हो गया 5 कैंसिल हो गया। tan थीटा कितना आ गया आपका √3, यानी थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। क्लियर, 60 डिग्री आ गया आपका। हमें निकालना था 90 माइनस थीटा। यहाँ पे 90 माइनस थीटा था ना आपका, तो आप क्या करेंगे 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 डिग्री पे आ जाएगा। यानी वो फील कहाँ कर रहा होगा, 30 डिग्री पे रेन को फील कर रहा होगा। इज़ इट क्लियर? तो आंसर इज 30 डिग्री। Fitted with a lead storage battery sometimes has started trouble in cold climate. The lower power output in such a case is due to lead storage battery को हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे क्या है कि वो कोल्ड क्लाइमेट में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, वो कुछ तरह मतलब उसकी पावर जो हो जाती है वो लो हो जाती है। किस लिए हो जाती है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट इज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। जो आयंस की मोबिलिटी होती है कोल्ड क्लाइमेट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन किस पे काम करता है, कूलम फोर्स पे। ठीक है, कूलम फोर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ SHM इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे SHM में जब करेंगे। फिलहाल आप न्यूमेरिकल देख लीजिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है ना रोटेशन के केस में, SHM के केस में अगर हम बात करें स्पेशली SHM में, तो अल्फ़ा क्या होता है आपका a ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको
कि एक्सेलरेशन क्या होता है SHM में a ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है a ओमेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं तो इनको याद रखना है। सिंपल। फिर क्या पूछा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, a है। a क्या है आपका एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। अल्फ़ा क्या है एक्सीलरेशन, एंड बीटा क्या है वेलोसिटी। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकाल देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। a से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। अब इस ओमेगा की वैल्यू को हम बीटा में रख देंगे। किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। हमने इसमें रख दिया बीटा में, तो बीटा इक्वल्स टू a, ओमेगा की जगह क्या रख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा आ जाएगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू। सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। इज इट क्लियर? इन दोनों फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 2, 3 एंड 4 यूनिट्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स। ये सारी पोजीशन दे रखे हैं आपको। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ेंगे। तो ये होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 3 पार्टिकल्स हैं तो तीनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे हम। ठीक है, m3 एंड r3 का स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 m3 हमें पता है, लेकिन r1 r2 r3 हमें फाइंड आउट करना है। ये टोटल हमें पोजीशन दे रखी हैं सारी। तो हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो जेड एक्सिस के अबाउट क्या फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस का तो खुद का 0 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे यहाँ से r1 रूट। r1 का क्या पोजीशंस दे रखा है यहाँ पे, 0 प्लस 0, जो फर्स्ट पार्टिकल का दे रखा है, पहले वाले पार्टिकल का, वो है 0 0, तो आंसर इज 0। r2 अगर हम निकालेंगे तो x और y का देखेंगे हम, x का कितना है 1 और y का कितना है 1। 0 तो नहीं लेंगे, 0 एक्सिस के अबाउट तो हमें निकालना है। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √2। r3 की अगर हम बात करेंगे तो r3 में क्या क्या पोजीशंस है x और y की, z को नहीं लेंगे क्योंकि z एक्सिस के अबाउट ही हमें निकालना है। तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1। क्लियर है? अब हमें r1 r2 और r3 मिल गया है। अब हम टोटल की उसमें वैल्यू में रख देंगे। m1 कितना गिवन है हमें 2, m2 कितना गिवन है 3, एंड m3 कितना गिवन है 4। तो हम रखेंगे 2 इंटू r1 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 3 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू m3 कितना है 4, ये हो गया 0 प्लस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस में 3 2 जा 6 प्लस 4, आंसर इज 10। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका 10। इज इट क्लियर? सिंपल है, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। और जेड एक्सिस के अबाउट है तो जेड वाला जो हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, और एक्स और वाई के ऑरिजिन्स को लेंगे हम। ठीक है, पोजीशंस को लेंगे, सॉरी। चलिए तो देखें, हिंदी मीडियम वाले साथ देखते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमने आपको कराया था SP2 एंड SP3। अगर SP की बात करें अगर हम, तो क्या होता है इसमें S और P। S का कितना ऑर्बिटल है 1, अब P का कितना ऑर्बिटल है 1, यानी सीधे हाफ है। 100 का करेंगे 100%, परसेंटेज में यही होता है ना, तो ये आ जाएगा सीधे 50%। अगर SP2 की बात करें अगर हम, तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके, S का कितना ऑर्बिटल है 1, और टोटल ऑर्बिटल नीचे रख देंगे। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 2 इसके 1 इसका, 3 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये हो गया आपका 33%। SP3 की अगर हम बात करें तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं 4, S कैरेक्टर 1 है तो 1/4 इंटू में 100, ये कितना हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर किसका है, क्योंकि हमने 1 रखा है ऊपर, क्योंकि हमने S ऑर्बिटल का ही देखना है, S कैरेक्टर ही पूछा है ना हमसे, तो हम S का ही चेक करेंगे कितना परसेंटेज आ रहा है। सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, SP में। ठीक है, और SP किस में बनता है बताओ, SP2 किस में बनता है और SP3 किस में बनता है। SP3 किस में बनता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और SP2 किस में बनता है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं।
और sp किस में बनता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये सब तो बेसिक चीज़ें पता है ना आपको। sp किस में बनता है, sp3 जहाँ जनरली सिंगल बॉन्ड होता है, sp2 जहाँ जनरली डबल बॉन्ड होता है, एंड sp3 कहाँ होता है, ट्रिपल बॉन्ड में। तो इन तीनों में देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या है, इसमें है, यानी कि sp होगा इसमें, यानी सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर इसी में होगा। क्लियर, ट्रिपल बॉन्ड का sp और sp में सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, मास m है, रेडियस r है, विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस। ठीक है, उस रिंग को क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। इज एट रेस्ट टाइम t=0, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस पर टेंजेंशियली। वट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग आफ्टर t सेकेंड्स। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आफ्टर t सेकेंड। सबसे पहली चीज़ तो आपसे जो पूछा जाता है ना, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L=r क्रॉस में p, यही होता है एंगुलर मोमेंटम। ये सब हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास r तो हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, कैपिटल R है, लेकिन p हमें नहीं पता। p कैसे निकालेंगे, फोर्स हमें गिवन है, ठीक है, फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली, तो आप इसको p को मोमेंटम के केस में और फोर्स का क्या रिलेशन होता है, फोर्स एंड मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ft, जो p की वैल्यू होगी वो हो जाएगा ft। अब इसको यहाँ पुट कर दो, r क्रॉस में ft। ठीक, तो ये स्मॉल r क्या है हमारे पास, कैपिटल R, और ये हो गया f, और t हमें गिवन है स्मॉल t। ठीक है, तो ये हो गया आपका FR T। इज इट क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट इफेक्ट। जो परमानेंट इफेक्ट होता है वो होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट भी आपका रेजोनेंस इफेक्ट आपका परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो रेजोनेंट करता रहता है। आपने देखा ना, डीलोकलाइजेशन होता रहता है उसके अंदर, तो वो परमानेंट इफेक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा परमानेंट इफेक्ट कौन देता है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें दे रखा है आपको 2 आइडेंटिकल स्फीयर A एंड B आर एट टेम्परेचर 7 डिग्री एंड 17 डिग्री रिस्पेक्टिवली एमिट थर्मल रेडिएशन। देखो, ये क्वेश्चन का मैं आपको बता देती हूँ करना कैसे है। कहते हैं 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A एंड B एट टेम्परेचर 7 and 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो विल दे एमिट थर्मल रेडिएशन। सिंपल सा आपको थर्मल रेडिएशन निकालना है। आपने एमिशन वाला किया था, एमिट करता है यानी कि E, 2 स्फेयर्स हैं यानी E1 निकालेंगे आप सिग्मा A T1 की पावर 4, E2 कितना निकालेंगे सिग्मा और A, ये तो फिक्स रहेगा, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, T2 का पावर 4। ठीक है, अब सिग्मा ए से सिग्मा ए कैंसिल, T1 कितना गिवन है आपको 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में चेंज कर देंगे, केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 280। ठीक है, इसमें कितना ऐड कर देंगे 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है 17, उसमें 273 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 290, इसकी पावर 4 और इसकी भी पावर 4, 0 से 0 कैंसिल। अब सिंपली क्या करना है, इसको 4 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, फिर डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1:1.143। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, सिंपल मेथड यही करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो थर्मोमीटर पे क्वेश्चन आया हुआ है। A faulty thermometer has its fixed points marked as 5 degree and 95 degree. The temperature of a body as measured by the faulty thermometer 59 degree. ठीक है, उसने फॉल्ट मेज़र कर लिया जो कि है 59। What is the correct temperature of the body? ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे। क्या होता है, C-0 डिवाइडेड बाय 100 - 0 इक्वल्स टू
C माइनस 0, 100 माइनस 0 इक्वल्स टू जो फॉल्टी रीडिंग आता है उसको लिखेंगे, फॉल्टी रीडिंग डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और साथ में आ जाएगा माइनस में 5। क्लियर। अब देखो C डिवाइडेड बाय, ये तो 100 हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय 100। फॉल्टी रीडिंग कितनी आई है, ये देखो फॉल्टी रीडिंग आई है आपकी 59 डिग्री, और इसमें अपर फिक्स्ड कौन सा होगा 95, और लोअर फिक्स्ड कितना होगा 5 डिग्री। तो इसमें आ जाएगा आपका फॉल्टी कितना आ गया 59, अपर फिक्स्ड कितना आ गया 95, माइनस लोअर कितना आ गया 5 डिग्री, और ऊपर ये हो गया आपका माइनस का 5, ये आ गया आपका 54 डिवाइडेड बाय 90। यहाँ से करेंगे C बाय 100 इक्वल्स टू 54 बाय 90, इसको यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से हट गया, यहाँ मल्टीप्लाई, सिंपल सी है कैलकुलेशन, आपका आ गया 60 डिग्री। तो सिंपल इसमें आपको मेनली क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला, इस चीज़ को करना कैसे है, ये C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इक्वल्स टू फॉल्टी रीडिंग डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड माइनस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और ऊपर माइनस 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर। देखते हैं विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। देखो प्रोपेनोइक तो नहीं होगा, सीधे से स्ट्रक्चर है, इसके जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट नहीं हो पाएंगे। 3-क्लोरो भी आप बना के देख लीजिएगा, नहीं होगा, 2-क्लोरो ही पॉसिबल है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। और द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम आर, ठीक है, सोडियम एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपको क्या निकालना है, क्वांटम नंबर्स निकालना है। तो क्या करना है आपको, देखो सोडियम एटम क्या होता है 11 होता है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 हो जाएगा, ठीक है, 11 होते हैं ना, तो ये नियॉन 10 हो गया, 3s1 हो गया, यानी कि अब इसका क्वांटम नंबर निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, s ऑर्बिटल में है, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n क्या होता है ये वाला, तो ये हो गया n। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू कितनी होती है 0, l इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि s ऑर्बिटल, क्लियर है। और m की वैल्यू क्या होगी आपकी प्लस माइनस l होता है, यानी m की वैल्यू भी क्या होगी इसमें 0 होगी। तो s की वैल्यू कितना होगा, एक ही ऑर्बिटल है तो ओनली प्लस हाफ होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो प्लस माइनस हाफ दोनों होते, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस हाफ होगा, ठीक है, माइनस हाफ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कोई एक। तो सही आंसर क्या है, दिस वन। क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपली क्वांटम नंबर्स बताने हैं। और क्वांटम नंबर कैसे पता करेंगे आप, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है, आपका लेड। पीवी जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। इनर्ट पेयर क्या होता है, एक शील्डिंग इफेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्डिंग का काम करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड डज नॉट शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, जो शो नहीं करता उसकी बात करनी है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन का तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके थ्रू आप सॉल्व कर लेना हाइब्रिडाइजेशन देख के। तो CH4 तो आप सबको याद होगा कि sp3 ही होता है। NH3 भी आपका क्या होता है, sp3 होता है। H2O की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ये भी H2O sp3 होता है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये भी sp3 आएगा, जिसका नहीं आएगा वो आएगा BF3, ठीक है। इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, इसका आएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर। देखते हैं द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये क्या होता है, हैज़ द सेम डायमेंशन एज वर्क, सेम डायमेंशन एज हीट, सेम डायमेंशन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो इक्विवेलेंट होता है, कौन से कंजर्वेशन पे काम करता है, वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करता है।
ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जो डी यू होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है और जो वर्क होता है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये किसका कंजर्वेशन है, एनर्जी की टर्म्स में काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये वर्कआउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है, उसको हीट किया जा रहा है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको गिवन है, आपको क्लियरली दे रखा है, ये एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपने लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन ये सारे किए थे ना। देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिंपल सी बात है, जब आप तो सिलेंडर को हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, है ना, तो उसका वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखिए, अगर आप इसकी लेंथ की बात करें, सॉरी इसके हाइट की बात करें, तो हाइट में चेंज आएगा। पहले तो हाइट इसकी h होगी, लेकिन बाद में इसकी हाइट क्या हो जाएगी, चेंज आएगा ना उसकी हाइट में। तो हम उसका हाइट निकाल लेते हैं, h डैश मान लीजिए। तो क्या होगा आपका h डैश, h1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा t, इतना चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे h, पहले ओरिजिनल तो हाइट h थी, उसके बाद उसमें इतना चेंज आ जाएगा। तो 1 प्लस अल्फ़ा आपको गिवन है, अल्फ़ा कितना गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4। चेंजिंग टेम्परेचर कितना है, 0 से कितना हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर तो 100 हो गया ना। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर, ये 2, ये आ गया -2, ये हो गया आपका h। और h कितना गिवन है आपको, हाइट भी पहले वाली तो गिवन है ना, वो कितनी है, 4 है। तो इसको रख देंगे 4, ये हो गया आपका 1 प्लस 0.04। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.16। ठीक है, 4.16। इसी तरह हम रेडियस में भी चेंज होगा, रेडियस में भी चेंज होगा ना आपका, हाइट में भी चेंज होगा, रेडियस में भी चेंज होगा। तो ओरिजिनल रेडियस में कितना चेंज होगा, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा t। पहले की r कितना गिवन है इसका, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 प्लस अल्फ़ा कितना गिवन है, अगेन 10 की पावर -4, और डेल्टा t तो सेम ही है, 10 की पावर 2 कर देंगे, 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0.48, सॉरी कितना आ जाएगा, 1.04 आ जाएगा। ठीक है, 1.04 आ जाएगा। अब सिंपली आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो वो हमने इंक्रीज तो निकाल लिया, अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई r स्क्वायर h, यही होता है वॉल्यूम। पाई तो कांस्टेंट होता है आपका, पाई को पाई रहने दो। r कितना आया आपका, 1.04 का स्क्वायर, और हाइट कितनी आई, 4.16। ठीक है, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.48 पाई, 0.48 पाई। सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो ये मेथड आप अपनाएंगे। ठीक है, तो आंसर इज़ 0.48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो लेंदी देते ही हैं आपको सॉल्व करने के लिए। द रेडियो आइसोटोप bismuth decays with alpha and beta emission simultaneously to give the radioactive products X and Y for the decay to give an identical product। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ा के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है आपका 2 and 4, ठीक है, प्लस में होता है, और बीटा के लिए क्या होता है -1 and 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस में होता है, यानी कि वो निकल रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव करना है, आप जब सॉल्व करेंगे तो माइनस करना है, और यहाँ पे -1 है यानी ऐड करना है आपको। ठीक है, समझते हैं कैसे। इस क्वेश्चन को देखो आप, 212 83 क्या हो रहा है इसके अंदर, अल्फ़ा निकल रहा है, अल्फ़ा निकल रहा है यानी कि 212 है, तो ऊपर से कितना कम होगा 4, और नीचे से कितना कम होगा 2। समझ आएगी, अल्फ़ा क्या होता है 2 और 4 होता है, तो ऊपर से 4 कम होगा और नीचे से 2 कम होगा। तो 212 में से 4 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 208,
एंड 83 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। ये बिस्मथ हो गया। अगेन क्या हो रहा है, बीटा डिके हो रहा है। बीटा डिके क्या होता है, -1 और 0, यानी मास में तो कोई चेंज नहीं है, एटॉमिक नंबर को हमें देखना है। तो यहाँ तो अगेन कितना आ जाएगा, मास तो सेम आ जाएगा, 208 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 208 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 81 है ना, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि -1 होता है। तो 81 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा और बिस्मथ हो जाएगा 82। और हमसे क्या पूछा है, कॉमन प्रोडक्ट जेड इज़ एन आइसोटोप। जेड का ही पूछा है, प्रोडक्ट हमें जेड का पूछा गया। तो 82 पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ देखेंगे 82 पे आ रहा है हमारा लेड। ठीक है, 82 पे क्या आ रहा है हमारा लेड। सिंपल अल्फ़ा बीटा जो उसका होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में जो चेंज होता है उसको करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस इन स्पेक्टिकल्स। सिलेंड्रिकल लेंस किस में यूज होता है, एस्टिग्मेटिज्म में। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 5 ओम। ठीक है, हैज़ रेंज 2 एम्पियर, यानी कि आपको IG की वैल्यू कितनी गिवन है, IG की वैल्यू आपको गिवन है 2 एम्पियर। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने का मैंने फॉर्मूला करवाया था आपको, जिसकी रेंज कितनी गिवन है, यानी I की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 एम्पियर। ठीक है, और शंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट S। इसका एक फार्मूला होता है, मैंने करवाया है। फार्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G, I माइनस IG। ठीक है, IG कितना गिवन है 2 और कैपिटल G कितना है 5, I कितना है 10 और IG कितना है 2। ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 10 में से 2 गए 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1.25 ओम। ठीक है, 1.25 ओम। तो करेक्ट आंसर इज 1.25 ओम। इज इट क्लियर? तो आज के लिए 90 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।